हेलो सब्सक्राइबर, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त रुचि त्रिपाठी। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी। अभिज्ञान ने फिर से रिया के लैपटॉप को ब्राउज करना शुरू कर दिया। चीज़ों को ठीक से समझने के लिए वह दोबारा पढ़ने लगा। पहला राइटअप जो 13 साल पहले लिखा गया था से लेकर आखिरी राइटअप तक जो उसकी ज्वाइनिंग के 2 महीने पहले लिखा गया था। उसने पाया कि वह एक खुश और आदर्श कपल थे। फिर आखिर कैसे यश को रिया के बारे में किसी एक शख्स के कारण इतनी गलतफहमी हो गई। रिया का एक पड़ोसी था आकाश आहूजा, जो रिया से प्यार करने लगा था और उसे स्टॉक करता था। उसने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां खड़ी कर दी थी। वह रिया के लिए इस कदर जुनूनी हो गया था कि उसने एक बार रिया को किडनैप करने की भी कोशिश की। अब वह सलाखों के पीछे था, लेकिन रिया एक आदमी के पागलपन के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही है? अभिज्ञान ने खुद से सवाल किया। फिर वह एक दूसरे राइटअप में गया। यह विशेष नाम के आदमी के बारे में था। विशेष ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके यश को बहलाया था। उसने रिया के सीनियर्स और कलीग्स को उसके प्रशंसक और प्रेमियों के गैंग के रूप में यश के सामने पेश किया, जिनका वह अपना काम निकालने के लिए इस्तेमाल करती है और बदले में वह लोगों के साथ नाजायज संबंध रखती है। विशेष उसकी दोस्त का एक्स हस्बैंड था, बेरोजगार था, सो वह यश के साथ फ्री में शराब पीने और उनकी ज़िंदगी की समस्याएं बढ़ाने में लगा रहता था। इस सब के पीछे की वजह सिर्फ यह थी कि उसे लगता था कि उसकी पत्नी निष्ठा से उसके अलगाव की जिम्मेदार रिया ही है। उसका रिया पर आरोप था कि उसने ही निष्ठा को इतनी हिम्मत दी कि वह उसे छोड़कर चली गई। रिया ने विशेष को कन्फ्रंट किया ताकि यश के मन में भरे रहे जहर और विशेष की दखलंदाजी को वह बंद कर सके, लेकिन उसने अलग होने से पहले अपना काम कर दिया था। पुरुष होने का दम, उसका अहंकार आखिर उसे डंक मार ही गया। उस जगह और भी राइटअप्स थे जिनमें यश द्वारा किए गए फोर्सफुल सेक्स के बारे में लिखा था। रिया को बहुत जख्म मिले थे। बार बार रेप होने के कारण अब वह सेक्स से डरने लगी थी। कभी रेप इसलिए कि वह पार्टी के बाद किसी आदमी से बात कर रही थी और उसका विकृत सोच वाला सनकी पति यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका, तो कभी सिर्फ उसका सामान्य बर्ताव भी उससे बलात्कार की वजह बना। वह उसे कभी फ्लर्ट करता तो कभी वेश्या कहकर बुलाता। उसने यश का एक ऐसे सनकी आदमी के रूप में जिक्र किया था जो उसे ना तो अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने देता है, ना ही अपनी ज़िंदगी से जाने देता है। रिया की मानसिक यातनाएं हमेशा जारी रहीं। उसने यह भी लिखा कि सिर्फ तृष्णा ही एक ऐसी थी जो जानती थी कि उसका पति बेरहमी से उसका रेप कर रहा है और वह किन परेशानियों का सामना कर रही है। ये सारे ही राइटअप तृष्णा और यश की वीडियो क्लिप से पहले के थे जो रिया ने देखी थी। रिया को यश ने कभी अलग से पीटा नहीं था। वह रिया को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तकलीफ देता था। उसने रिया को सजा देने के लिए हिंसक सेक्स का रास्ता चुना था। किसी कपल के लिए सेक्स करना आम बात है, लेकिन जबरदस्ती सेक्स और ऐसा करते हुए अत्याचार करना एक तरह का उत्पीड़न ही तो है। प्यार के खूबसूरत एहसास को इस रूप में तब्दील कर देने से बड़ी सजा और क्या होगी। यश ऐसा कैसे कर सकता है? एक औरत के आम व्यवहार पर किस बात की सजा? क्या हंसना, बातें करना, किसी से मिलना कोई गुनाह है? अगर उसे रिया पर शक है तो उसे रिया को तलाक दे देना चाहिए, पर उसे तकलीफ क्यों देना? यह किस तरह का बदला है? अभिज्ञान के दिमाग में लगातार सवाल उठ रहे थे। रात गहरी हो रही थी। अभिज्ञान अब एक्साइल फोल्डर को पूरा पढ़ चुका था और टेक्निकल प्रेजेंटेशन की एडिटिंग भी पूरी हो गई थी। वह स्काइप पर टेक्निकल टीम से बातचीत करते हुए अपने प्रेजेंटेशन को एडिट कर रहा था। सब कुछ लगभग तैयार था, तभी उसने देखा कि रिया बेड से हिली। उसने अचानक ही अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया। हे भगवान, ये तो उठ गई। अगर ऑफिस में किसी ने रिया को मेरे रूम में देखा या फिर उसकी आवाज़ सुनी तो फिर वे उनके बारे में बातें बनाएंगे। क्या होगा अगर तृष्णा ने कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर यश को बता दिया? उनकी शादीशुदा जिंदगी तो पहले से ही खराब है। वह तेजी से अपनी कुर्सी से उठा और उसके सामने खड़ा हो गया।
वह एकदम से घबरा गई और फिर से बेड पर गिर गई। अभिज्ञान, आपने मुझे डरा दिया, उसने कमजोर आवाज में कहा। रिया, उल्टा आपने मुझे डरा दिया। भला इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कहेगा कि मैं बेहोश हो रही हूँ और सच में बेहोश हो जाएगा। उसने उसकी तरफ देखा। ओह हाँ, मैं बेहोश हो गई थी। यह आपका कमरा है। उसने चारों तरफ देखा। हाँ, यह मेरा कमरा है। रात के लगभग 2 बज चुके हैं। ओह, मुझे माफ करना। आप सो जाइए, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। कल हमारी टेक्निकल प्रेजेंटेशन है ना। सो जाऊं? वाकई मैं अभी टेक्निकल टीम के साथ स्काइप पर था। लगभग सारा काम खत्म हो चुका है। उसका फोन बजा। अभिज्ञान ने रिया को चुप रहने का इशारा किया और फोन पर टेक्निकल टीम के साथ बात की। फोन कटने के बाद रिया ने उससे कहा, मैं प्रेजेंटेशन बना देती हूँ। मुझे पता है कि वे क्या चाहते हैं। आप आराम करें, सब कुछ पूरा हो चुका है। मुझ पर विश्वास कीजिए और चिंता मत कीजिए। अभिज्ञान ने कहा। सब? जी हाँ। आई एम एट योर सर्विस मैम। ऑल सेट, ऑल डन। आप इसे सुबह देख लीजिएगा। अब मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ, नहीं तो आप दोबारा बेहोश हो जाएंगी। नो, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। आपको खाना होगा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप बहुत ही स्वीट और सेंसिटिव हैं। उसने आंख मारते हुए कहा। यस। उन्होंने आपसे और क्या कहा? रिया ने पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि आपको देखभाल की सख्त ज़रूरत है। आप नाजुक हैं और मैं एक स्टिकर प्रिंट कराकर आपकी पीठ पर लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। फ्रेजाइल, संभल कर पकड़ें, दूरी बनाए रखें, कहीं भी बेहोश हो सकती हैं। हा हा हा। अपना वाक्य पूरा करते ही उसने हंसना शुरू कर दिया। रिया भी हंसने लगी। उसने रिया के लिए गर्म सूप और सलाद ऑर्डर किया। ड्रिंक के साथ ही कुछ फिश अपने लिए ऑर्डर किया। वह रिया को खिलाने के लिए एक बच्चे की तरह मना रहा था। अभिज्ञान उसे डांट रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता था जिसे वे देख नहीं पा रहे थे। एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा चिंता और इज्जत। बातचीत करते वक्त अभिज्ञान ने उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा और उसे निर्देश दिया कि भविष्य में जब कभी भी वह किसी के साथ सफ़र पर जाए तो उस व्यक्ति को इन सब के बारे में पहले से ज़रूर बताए। रिया ने उससे वादा किया कि वह अब ऐसी लापरवाही कभी नहीं करेगी। लगभग सुबह का वक्त था। अभिज्ञान ने रिया को आराम करने के लिए कहा ताकि वे अगले दिन के प्रेजेंटेशन की शुरुआत अच्छे से कर सके। कुछ समय के लिए वे दोनों एक ही कमरे में आराम कर रहे थे। अब रिया को अभिज्ञान के साथ एक कमरे में होने से कोई दिक्कत नहीं थी। अभिज्ञान ने उसे एक्साइल पढ़ने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कोई सवाल नहीं किए। वह उसकी खुशियाँ वापस लाना चाहता था। उसके पास एक प्लान था। वह अब किसी तरह के अटेंशन की तलाश में नहीं था। उनके बीच का रिश्ता और विश्वास या तो कुछ अच्छे के लिए बेहतर हो रहा था या फिर रिया की जिंदगी को बदतर बनाने के लिए। अभिज्ञान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टेक्निकल टीम के साथ प्रेजेंटेशन शुरू किया। रिया की ज्यादा तैयारी नहीं थी, हालांकि उसने सब कुछ पढ़ लिया था। वह खुश थी कि अभिज्ञान आगे बढ़कर उसके प्रेजेंटेशन और डील्स पर काम कर रहा था। अब उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा व्यक्ति था जो लीडरशिप रोल के लिए तैयार था। उसे अच्छा लग रहा था कि टेक्निकल फील्ड से ना होने के बावजूद वह सारी समस्याओं को सुलझा ले रहा था। रिया उस मीटिंग में बस एक दर्शक के तौर पर मौजूद थी। दोनों ही टेक्निकल टीमों ने कई छोटी-छोटी चीजों पर एक लंबा और थकाने वाला सत्र पूरा किया, जिसका समाधान अगले दिन की मीटिंग में होना था। पर अच्छी बात यह थी कि इन्वेस्टर्स इस बेहतरीन टीम से संतुष्ट नजर आ रहे थे। मीटिंग के दौरान अभिज्ञान इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि रिया ठीक से खाना खा ले। रिया उसके केयरिंग रवैये से प्रभावित थी। मीटिंग खत्म हो चुकी थी और वे होटल की तरफ वापस जा रहे थे। अचानक रिया ने अभिज्ञान से कहा, चलिए आपको पुणे घुमाती हूँ। क्यों नहीं? क्या आप यहाँ कुछ ऐसी जगह जानती हैं जो घूमने लायक हो? वह खुशी खुशी तैयार था। आप किस तरह की जगह देखना पसंद करेंगे? उसने पूछा। मुझे अपनी पसंदीदा जगह ले चलिए। हा हा हा, पक्का? सोच लो। हाँ पक्का। ओके। उसने ड्राइवर को एनडीए के पास की पहाड़ियों की तरफ चलने का निर्देश दिया।
अभिज्ञान इतनी ऊंचाइयों से पुणे शहर को देखकर हैरत में था। रिया ने एक छोटे से छप्पर के पास कार रुकवाई। वह पहाड़ पर छोटे से ढाबे जैसा था, जहां से शहर की रोशनी और जुगनुओं को देखा जा सकता था। वहां से पुणे अपने आप में जुगनुओं का एक गुच्छा सा नजर आता था। यह एक सुंदर और शांत जगह थी। रिया की उस लाइफस्टाइल जैसा कंपनी के लोग बताया करते थे कि तुलना में बिल्कुल अलग। अभिज्ञान लगातार सोच रहा था कि वह इस जगह को अपनी पसंदीदा हैंगआउट बताकर जरूर उससे मजाक कर रही है, क्योंकि वह बेहद ही क्लासी और सिलेक्टिव थी। ऐसी जगह जिसे पुणे में टपरी कहते हैं, उसके टेस्ट से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। मगर इन सारी अपूर्णताओं के बीच भी उस जगह में एक चुंबकीय आकर्षण था। यहाँ की खूबसूरती से उसकी थकान छूमंतर हो गई थी। शाम की ठंडक हवा में घुल रही थी। वह छप्पर के पास गई और दुकान वाले से कुछ कहा। जल्द ही एक लड़के ने 2 कुर्सियां पास की पहाड़ी पर पेड़ के ठीक नीचे रख दी। अभिज्ञान कम। यस, अच्छी जगह है रिया। वैसे आपके साथ पहली डेट के लिए तो ये कमाल की जगह है। उसने उससे चुहलबाजी की। ये डेट नहीं है, उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अच्छा, फिर भी हम यहाँ हैं। ओके। वह जोर से हंसने लगा। शट अप, बस मेरे साथ आइए। अभिज्ञान उसके पीछे गया। रिया एक छोर पर खड़ी थी। वहां से जगमगाती हुई शहर की रोशनी, ट्रैफिक लाइट और तारों से भरे आकाश को देखा जा सकता था। उस पहाड़ी के अंधेरे कोने में चारों ओर जुगनू जगमगा रहे थे। पहाड़ी पर बिजली नहीं थी, वहां अंधेरा था, फिर भी पूरी जगह रोशनी से नहाई हुई थी। रिया, ये सच में खूबसूरत है ना? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। लगभग 20 सालों से मैं जब भी पुणे आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ समय यहाँ पर चांद के साथ बिताऊं। चांद को निहारने की यह सबसे खूबसूरत जगह है। देखो, आज पूरा चांद है। उसने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। कितना बड़ा और गोल चांद है आज, अलौकिक और असाधारण। तो आप मून गेजर हैं? हाँ, कभी कभी। वह मुस्कुराई। वह सफेद रंग के कुर्ते और पैंट में थी। उसके कानों और हाथों में कई डायमंड जगमगा रहे थे और उनकी चमक में रिया की सुंदरता जैसे और निखर गई थी। उसमें कुछ तो ऐसा था जो बेहद करिश्माई था। रिया चांद को देख रही थी और उसकी तरह तारीफ कर रही थी, लेकिन वह चांद को नहीं देख रहा था। वह बहुत ही आत्मीयता से चांद को निहारती हुई रिया को देख रहा था। जितनी बार भी वह उसकी तरफ देख रहा था, उसे लग रहा था कि वह उससे उसकी जिंदगी और तकलीफ के बारे में पूछे, लेकिन उसने यह तय किया कि वह अपने आप को कंट्रोल करेगा और अपने प्यार के जरिए उसे वह हिम्मत देगा जिससे वह अपनी दुखी जिंदगी से बाहर निकल सके। सर, एक लड़के ने उसे बुलाया। वह पलटा। आपका ऑर्डर सर। उस लड़के ने उसे कॉफी के 2 मग और एक प्लेट पोटैटो स्किन्स दिए। थैंक यू। वह मुस्कुराया। वह रिया के पास गया। आपके लिए कॉफी मैम। हे थैंक्स, लेकिन होस्ट मैं थी। सॉरी, उसने आपको पकड़ा दिया। इट्स ओके। उसने जल्दी से कॉफी का एक घूंट लिया। वाह, बढ़िया कॉफी। ध्यान से विज्ञान, यह गर्म है। पोटैटो स्किन टेस्ट किए। यह भी अपने तरह के इकलौते हैं। ओह, हालांकि मैं आलू पसंद नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। उसने एक बाइट ली। वाह, अद्भुत। मैंने कहा था ना, उसने चहकते हुए कहा। अभिज्ञान ने उसे देखा। वह उस लम्हे में खुश और तनाव से मुक्त लग रही थी। वह घंटों उसी जगह पर बैठकर बातें करते रहे। किताबें, संगीत, गाने, खाना, कपड़ा, शहर, कुछ भी नहीं बचा जिसके बारे में उन्होंने पसंद नापसंद की बात ना की हो। दीदी, हम दुकान बंद करने जा रहे हैं। दुकान वाले ने रिया को आवाज दी। ओके। उसने हाथ से बाय का इशारा करते हुए कहा। आपका सामान मेरे पास है दीदी, दे दूं आपको? उसने पूछा। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, दे दो, थैंक यू। जी। वह भागकर झोपड़ी के अंदर चला गया। वह किस चीज के बारे में बात कर रहा था? अभिज्ञान ने पूछा। इस पर रिया ने एक शरारती मुस्कान बिखेर दी। लड़का अंदर से वाइन की बोतल और मसाला मूंगफली के साथ वापस आया। अरे, तुमने तो सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है। अभिज्ञान ने उस लड़के की पीठ थपथपाई। हम दीदी के ऑर्डर को जानते हैं। वह मुस्कुराया और वापस चला गया। उसके पैसे? अभिज्ञान ने रिया की तरफ देखा। आप मेरे गेस्ट हैं, चिंता मत कीजिए, सब हो चुका है। उसने आंख मारते हुए कहा।
काफ़ी देर हो चुकी थी। उन दोनों ने अपना अपना जाम उठाया। हमारी दोस्ती के नाम, रिया ने कहा। एक नए रिश्ते की शुरुआत के नाम, अभिज्ञान ने कहा। उन्होंने साथ में पूरी बोतल खत्म कर दी। गाते, गुनगुनाते और जिगरी दोस्तों की तरह गप्पे मारते रहे। दोनों खुलकर हंसने और बोलने लगे। रिया और अभिज्ञान एक दूसरे के साथ अब कंफर्टेबल महसूस करने लगे। अभिज्ञान ने उससे कहा, आप जैसा खुद को दिखाती हैं वैसी है नहीं रिया। मतलब कि बोरिंग और सख्त जैसा आप जताती हो। वह हंसी। ओके, और मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब इसका क्या मतलब है? उसने तपाक से पूछा। मुझे आपका साथ पसंद है, और क्या? हाँ, बेहतर। उसने राहत की सांस ली। प्यार में मत पड़ना दोस्त, इसमें दर्द है। लव इज ब्यूटीफुल रिया। देखिए, पहले आदमी किसी आजाद ख्याल औरत से प्यार करता है, औरत को लाड प्यार से रखता है, फिर वह उसके पंखों को काट देता है। वह प्यार के नाम पर उसकी आज़ादी का गला दबा देता है, और ये वाकई दुखदाई है। मेरी बात मानिए, उसने धीमी आवाज में कहा। अभिज्ञान समझता था कि वह क्या कहना चाहती है। वह एक्साइल पढ़ चुका था। आपसे प्यार करना कभी दुखदाई नहीं हो सकता, मुझे यकीन है। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? उसने सीधे पूछा। मैं करना चाहता हूँ। फ्लर्ट करना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये आपकी ज़िंदगी को जीने लायक बना देता है। उसने सीधे तरीके से कहा। हाँ शायद, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ, और मुझे फ्लर्ट करना पसंद नहीं, उसने साफ करते हुए कहा। ओके, तो फ्लर्ट नहीं करते हैं, सीरियस हो जाते हैं। वह फिर से शुरू हो गया। किस बारे में सीरियस? अगर किसी को पसंद करती हैं तो उसके साथ सीरियसली प्यार कर लीजिए ना। शायद आप भूल गए हैं, मैं शादीशुदा हूँ, उसने साफ साफ कहा। हाँ हाँ, शादीशुदा, 2 बच्चों की माँ, वगैरह वगैरह। आपको पता है, आप लोगों को इस हद तक ढोती हैं जब तक कि आप खुद टूटने ना लगें। लेकिन आप पलट कर उन्हें उनकी हैसियत क्यों नहीं बता सकती? क्यों नहीं कर सकती आप ऐसा? अभिज्ञान उसके संबंधों के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन रिया फिलहाल खुश दिख रही थी और वह उसकी मुस्कान छीनने की हिम्मत नहीं जुटा सका और चुप हो गया। बोलो अभिज्ञान, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप शादीशुदा हैं। मेरी तरफ देखिए और इसी पल में जीने की कोशिश कीजिए। उसने आंख मारते हुए बातचीत को हल्का किया। क्या आप कभी भी सीरियस नहीं होते? वह ठहाका मारकर हंसी। मैं जो भी हूँ, अपने आप से खुश हूँ। आप आत्ममुग्ध हैं, ये मुझे पता है। आप कुछ भी कहें, पर मैं जानता हूँ कि आपको भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ। वह हंसी। कुछ भी? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करती हैं? अभिज्ञान ने उससे गंभीरता से पूछा। किताबों में पढ़ा है, कुछ कहानियों में देखा है। रिया और कुछ कह पाती इससे पहले ही अभिज्ञान ने उसे टोक दिया। क्या आपने इसे कभी अपनी जिंदगी में परखा या आजमाया है? उसने पूछा। मतलब? रिया ने पूछा। आपका दिल क्या चाहता है और आप क्या पाना चाहती हैं? मैं शांति चाहती हूँ, उसने साफ साफ कहा। अच्छा दोस्तों, आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।